इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी जगह है जहां सड़कें बादलों के बीच से गुजरती हैं। हर मोड़ पर एक सदी पुरानी ट्रेन कुछ कह जाती है। ये हरे भरी घाटियाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये वही जगह है जहाँ की चाय दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की एक कप चाय में आपको हिमालय का सुकून महसूस होगा, और जब ठंडी हवा चले तब समझ जाइए आप पहुँच चुके दार्जिलिंग। छः 6,700 फीट की ऊंचाई पर ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसी है ये जगह। हमें ऊंचाइयों में एक ऐसा कोना मिला जो शाम के समय भी इतने सुंदर लगते हैं। दार्जिलिंग में आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिन्हें सालों से वैसे ही संभाल के रखा गया है। यहाँ की कुछ बिल्डिंग्स तो ब्रिटिश के ज़माने की है जो आज भी अपने उसी लुक्स में खड़ी है। आज हमारा दार्जिलिंग में दूसरा दिन है जहां हम इस शहर को थोड़ा और करीब से देखने वाले हैं। मगर मैंने इससे पहले अपना ज़रूरी सामान पैक किया। फिर हम निकल पड़े अपने सबसे पहले डेस्टिनेशन की ओर, जो था समथिंग छोलिंग मोनेस्ट्री, जो 1875 में बनाई गई थी। और घूम काफ़ी हाइट पर होने के चलते ये मोनेस्ट्री इंडिया की सबसे ऊंचाई पर बनी पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। तभी टॉय ट्रेन की आवाज़ आने लगती है जो सिर्फ इस 2 फीट के ट्रैक पर चलती है। तो हम निकल पड़े बताशिया लूप की ओर, जहाँ पर एक वॉर मेमोरियल भी है जो 76 गोरखा सोल्जर्स की याद में बनाया गया था। ये टॉय ट्रेन स्टीम से चलती है। स्टीम इंजन में नीचे कोयले जलाए जाते हैं जो बॉयलर के अंदर पानी को हीट करता है। जब पानी गर्म होता है तो वो स्टीम बनाता है। यहाँ पर आपको डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा जो स्टीम इंजन के साथ साथ ही चलते हैं। ये टॉय ट्रेन पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है जिसमें आपको ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। फिर हम पहुँचे रंगीत वैली रोपवे, जो 1960s में बनाया गया था और लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। दार्जिलिंग में इससे भी सदियों पुरानी एक चीज़ है और वो है यहाँ की चाय। ब्रिटिश इंडिया के दौरान अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग में चाय की खेती शुरू की। यहाँ का मौसम और ऊंचाई इसके लिए एकदम सही था। इसी वजह से यहाँ की चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी बनी। कुछ ही सालों में दार्जिलिंग चाय दुनिया भर में मशहूर हो गई। ये यहाँ पे ही बनता है। और आप लोग पैकिंग भी यही करते हैं? नहीं, लोकल पैकिंग है। चाय पत्ती ये चाय अभी जो किया। इसी चाय को दुनिया तक पहुंचाने के लिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे बनाई गई, जिसे बाद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला। ये है जापानीज टेम्पल। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था। छोटी सी सफ़ेद बिल्डिंग असली जापानीज डिज़ाइन में बनी हुई। रोज़ सुबह शाम यहाँ प्रेयर होती है। इस जगह को बनवाने का क्रेडिट जाता है फूजी गुरुजी को, जो जापान से थे। उन्होंने शांति के संदेश को दुनिया भर में फैलाने का काम किया। 1972 में बना जापानीज पीस पगोडा फूजी गुरुजी द्वारा शुरू किया गया था। वो महात्मा गांधी के करीबी साथी रहे और इसका निर्माण 1992 में पूरा हुआ। ये दुनिया भर में बनाए गए 70 से ज़्यादा पीस पगोडास में से एक है।
दार्जिलिंग की आखिरी चाय पी के हम निकल पड़े एक और खूबसूरत जगह की तरफ। मैं हमेशा से सोचता था कि वो जगह कैसी होती होगी जो हमेशा बादलों के बीच छुपी रहती हो, जहाँ हर मोड़ पर ऐसे वाटरफॉल्स मिलते जो बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह जाते हो। और इन्हीं पहाड़ों में बसती है एक ऐसी दुनिया जहाँ प्रकृति अपनी असली आवाज़ में बोलती है, जहाँ छोटी छोटी आवाज़ें आपको एक गहरा सुकून महसूस करवाती है, जहाँ आप बादलों के ऊपर चलने का एहसास करते हो, या फिर ऐसा फार्म जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते हैं। इंडिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ये है पेलिंग। 7,200 फीट की हाइट पर लोकेटेड पेलिंग सिक्किम का एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से घिरा है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, और आसमान को छूते पहाड़ों से बहते वाटरफॉल्स जैसे हर चट्टान से ज़मीन तक एक कहानी सुना रहे हो। ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है सुकून, प्रकृति और खुद से मिलने का। हम रुके थे होटल पाइन क्रेस्ट पेलिंग में, जहाँ से नज़ारा ऐसा कुछ दिखता है। ये है रिम्बी वाटरफॉल्स, जहाँ हर बूंद में एक ठंडक सी महसूस होती है। ये वाटरफॉल्स रिम्बी रिवर का हिस्सा है जो माउंट काब्रू के ग्लेशियर से बहती है। ये है रिम्बी ऑरेंज गार्डन। तो ये वाला मतलब ओरिजिनली जो बनता है, ओरिजिनल ऑरेंज गार्डन का जूस है, जो वाइन है। मतलब हम लोग बाहर से अल्कोहल वो नहीं डालता है, नेचुरल करने के लिए आता है। कितना देर तक रख सकता है? 5-6 साल बाद। 5-6 साल। इसका डेट एक्सपायर नहीं होता। इसी के सामने बहती है रिम्बी रिवर। एक समय था जब यहाँ के लोग सिंपल टूल्स से रिवरबेड की मिट्टी से गोल्ड पार्टिकल्स निकालते थे। नदी के पास ही ऑरेंज के पेड़ और कई तरह के फूल मिलेंगे, और मानसून के दौरान तो लोग यहाँ फिशिंग करने भी आते हैं। फिर हम आते हैं खेचुपेरी लेक, जहाँ माना जाता है कि ये लेक इतना साफ, इतना सेक्रेड है कि आसपास के पेड़ से आपको एक भी पत्ता गिरा हुआ नजर नहीं आएगा, और अगर कभी गिर भी जाए तो पक्षी आके उसे उठा के ले जाते हैं। ये है चेनरेजिक स्टैचू, जहां आपको 170 प्लस स्टेप्स चढ़ने होते हैं, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट चेनरेजिक स्टैचू है, जो करीब 137 फीट ऊंची है। और इसी के सामने बना है इंडिया का पहला स्काई वॉक, जो 2018 में तैयार हुआ था। अंत में हम पहुंचे यांगथम फार्म्स, जहां प्रकृति, इतिहास और कल्चर एक साथ जीते हैं। यहाँ मिलते हैं रेयर और एक्सोटिक बर्ड्स जैसे गोल्डन फेजेंट, हेरिटेज टर्की, ब्लैक और वाइट सिल्की चिकन, और भी कई तरह के बर्ड्स जो आपको देखने पर मजबूर कर देंगे। जहाँ वक्त रुकता नहीं, लेकिन चलना थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि सुकून सिर्फ एक मंजिल नहीं, एक नज़रिया है। यही तो होती है एक सफ़र की सबसे खूबसूरत रिफ्लेक्शन।